एवरीवन, वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और रऊफ क्लासरा साहब जो हैं वो पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आज शो का हिस्सा नहीं होंगे। कुछ नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हालिया सियासी लड़ाई तूल इख्तियार कर गई है। ताहाल मुज़ाकरात ना हो सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात भी हुई। सदर ने दोनों पार्टियों के सियासी मामला ठीक करने में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। दोनों पार्टियों के दरमियान होने वाली सियासी महाजराई का ऊंट किस करवट बैठेगा। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने कौमी असेंबली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास रिजवी के नामों की मंजूरी दे दी। पार्लियामान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दूसरी पार्टियों से लेने की क्या वजह बनी, इस तमाम सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी। इसके अलावा गजा अमन मुआहिदा हमास के लिए काबिल कबूल होगा कि नहीं। मिस्र में इजराइल और हमास के रहनुमाओं के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा अमन मंसूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। फवाद, वैसे शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहती थी कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की महाजराई जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि एक ट्वीट जो है वो मेरी नज़र से गुजरा उमर अयूब साहब का, उन्होंने जो है वो आपके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी अनाउंस टू क्विट पीटीआई एंड प्रूव टू हिज हैंडलर्स दैट ही वाज लॉयल टू देम एंड नॉट टू पीएम इमरान खान। आई थिंक आपको जवाब देना चाह रहे थे वो आपकी ट्वीट का जो आपने किया था। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा कि फवाद शुड कॉन्सेंट्रेट हिज एनर्जीज ऑन ऑर्गेनाइजिंग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। आप वाकई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं? लेकिन अभी अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हम होते हैं तो आज हम वजीर होते हैं। हमने 7 महीने जेलें ना काटते। उमर अयूब साहब तो एक दिन भी जेल नहीं गए। और जो सख्तियां हम लोगों पे हुई उसके तो जाहिर है कि वो नहीं गुजरे, एक दिन भी उस तरह से नहीं गुजरे। खैर, वो तो जाहिर है इस बात के ऊपर वो नाराज हैं जो मैंने ट्वीट किया था कि शिबली फराज और उमर अयूब जो हैं उन्होंने जो 9 फरवरी को बजाय इसके कि वो एहतजाज की कॉल देती और तहरीक इंसाफ को सड़क पे होना चाहिए था। और ये मैं आपको अपनी बात नहीं कर रहा, ये इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान इस पर शदीद नाराज थे। जब मैं मिला अडयाला में उनसे तो उन्होंने कहा कि कैसे ये लोग हैं और किस कदर बिल्कुल ही कमज़ोर और जाहिल लोग हैं कि यानी 9 फरवरी को बजाय इसके कि आप सड़कों पे होते, आप जो हैं वो असम्बली में चले गए। और असम्बली में क्यों चले गए? क्योंकि इनको ये लॉलीपॉप दिया गया कि इमरान खान तो जेल में हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पीपल्स पार्टी से मिलके हम आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। सो उमर अयूब ने, गौहर ने, शिबली फराज ने, इन सब ने आपस में लॉबी की कि अब तो इमरान खान जेल में है तो उमर अयूब वज़ीर आज़म हो जाएंगे, ये हो जाएगा। सारी पार्टी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और आई थिंक इससे बड़ी गद्दारी इमरान खान के साथ मुमकिन नहीं थी। क्योंकि देखें ना, हर तहरीक का मौका का वजह होती है, एक मौका होता है। उस दिन अगर आप तहरीक आप ऐलान कर देते तो सारे MNA MPA जिनकी सीटें चोरी की गई थी वो गियर अप थे। और उस दिन आप तहरीक चलाते तो जिस तरह से लियाकत चट्ठा का रेजिग्नेशन आया, यहाँ लाइन लग जानी थी रेजिग्नेशंस की। लेकिन ये जो एक लीडरशिप इमरान खान ने उस वक्त भी, शिबली फराज जैसे लोग और ये लोग जो से मतलब अब देखिए ना कि शिबली फराज यहाँ पे पहले यहाँ पे लेटे रहे इस्लामाबाद, अब पेशावर में जाके लेटे हुए हैं। और इसी तरह से उमर को जो है वो उन्होंने उस वक्त लारा लगा दिया कि आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। सो इन्होंने बड़ा जो है वो एक्चुअली तबाही कर दी। वो दिन था जब निकलना था। हम लोग तो जेल में थे उस वक्त। परवेज इलाही साहब, मैं, शाह साहब तो खैर अनफॉर्चुनेटली अभी तक जेल में है, खान साहब, हम लोग तो जेलों में थे जब इलेक्शन हुआ। हमारे तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए कि जाली जजों को लगा के और जाली फैसले लेके। बाद में एक जज ने मुझे माफ़ी का पैगाम भेजा कि मैं क्या करता, बड़ी प्रॉब्लम थी। सो आई थिंक आप इस तरह के तो हालात थे जिनमें हम गुजरे और जिस तरह से हुआ। अनफॉर्चुनेटली पार्टी को, इमरान खान को बड़ी सस्ती कीमत पे इन लोगों ने बेचा। किसने आपको माफ़ी का पैगाम किसने भेजा, आपने कहा? वो एक जज साहब थे, सारा नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहरहाल
सही। अच्छा, तो ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि तहरीक का एक वक्त होता है और वही वक्त था इलेक्शन के बिल्कुल अगले दिन जो है वो एक तहरीक जो है उसका आगाज कर लेना चाहिए था, और इस पे तनकीद जो है वो आप कई बार कर चुके हैं कि वो बेहतर टाइम था और वही सही टाइम था। मैं थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करूंगी। पीटीआई का मौकिफ है कि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, ये खाली जो है एक नूरा कुश्ती है, लफ्जी जंग है। आपका क्या मौकिफ है इस पे? क्या वाकई एक सीरियस इख्तिलाफ है या बस ऐसे ही लफ्जों की गोलाबारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी जो जेनेसिस है वो तो सीओडी में है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोनों पार्टीज ने साइन किया था तो उसमें ये तय किया गया था कि पीएमएलएन सिंध में पॉलिटिक्स नहीं करेगी। और आप जानती हैं कराची में बहुत सारे जो नून लीग के लीडर हैं वो बड़े तंग हैं इस बात से कि हमें सपोर्ट नहीं मिलती फेडरल गवर्नमेंट की कि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स कर सकें। और इसी तरह से यहाँ पे पंजाब में ये तय था कि पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी। लेकिन जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं उनका हमेशा से एक रहा है कि हम कुछ ऐसा करें कि 10-12 सीटें पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं इनमें हमारी बढ़ जाएं। और उसके नतीजे में बिलावल भुट्टो फिर कैंडिडेट बन जाते हैं। सो जेनेसिस तो इस झगड़े का इससे है। लेकिन देखिए, बात यह है कि रबिया के आप तब लड़ेंगे ना जब आपकी कोई लेजिटिमेसी हो या अहमियत हो। आप 27 सीटों पे सदर बन जाएं, उसके बाद आप चेयरमैन सेनेट बन जाएं, फिर गवर्नर लगा दें और आपको पता हो कि आपकी तो अपनी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से 17 सीटों पे वजीर आजम बन जाएं और आप 13 मुल्कों में 1 महीने में दौरे पे निकल जाएं। तो बेसिक तो इशू इज दैट द लेजिटिमेसी इज सो, आई वुड से, फ्रैक्चर्ड कि इस तरह के हालात में ये पार्टियां अपने फैसले नहीं ले सकती। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो 2 पटड़ियों के ऊपर है। एक पटड़ी है जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट है, जिसकी कुर्सी पावर है, और दूसरी पटड़ी है जिसपे इमरान खान है, जिनकी पॉलिटिकल पावर है। बाकी किसी की कोई अहमियत इस वक्त नहीं है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की। ये जो एक जो हुकूमत के साइड के फैसले हैं वो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट की साइड लेती है क्योंकि पावर उनके पास है, और जो अपोजिशन की साइड के फैसले हैं वो इमरान खान लेते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पावर उनके पास। तो ये बताएं, ये तो एक जब इत्तेहाद हो भी रहा था, सब जानते हैं कि एक अननेचुरल जो है वो इत्तेहाद है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का। तो अब आपके ख्याल में कि जाहिर है अब उसके जो मैं कहूँगी असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। थोड़े टाइम ही जो है वो चुपचाप दोनों अतराफ रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इतना अननेचुरल जो है वो इत्तेहाद होता है तो फिर उसकी जो फॉल आउट है उसका वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग जाता है। क्या इतना सीरियस हो जाएगा ये इख्तिलाफ के दोनों की राहें जुदा हो जाए? ये तो डिपेंड करता है ना कि कब एस्टैब्लिशमेंट को सूट करेगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो फारिग कर दी जाए और एक ऑल्टरनेट जो है वो लीडरशिप बनाई जाए। फिलहाल तो जो पाकिस्तान में आप लंबी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। फिलहाल तो अगले 3 महीने या 5 महीने तो नहीं लगता कि कोई चेंज आएगी, और ये सेटअप जो है उसकी कंटिन्यूएशन ही जो है वो लग रहा है कि एक इंटरेस्ट में है। सो इसलिए ये चलता रहेगा जब लगेगा कि इसकी कोई फायदा नहीं है। और असल में तो देखें ना, एक एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला ये करना है कि ये जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी है, they have miserably failed to give them any support in terms of their politics। कोई उनको ये तो एक बोझ है उल्टा जो कि उन्होंने अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है वो कितनी देर इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और इसका फायदा उनको क्या हो रहा है। यानी इंटरनेशनली जो सारे काम हुए हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है जरदारी से, शहबाज शरीफ से। तो उसके बाद जो अगर इंडिया से लड़ाई है तो आपके सामने है, इनका कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी के साथ साथ जो इकोनॉमी है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और तमाम चीजें जो हैं वो अगर आप उन्होंने खुद ही चलानी है और इनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो कितनी देर तक ये चलेगा। लेकिन फवाद साहब, ये भी तो एक फैक्टर देखा जाता है और देखा जाना चाहिए इनकी तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि साथ चलना चाहते हैं और हमेशा से उनकी यही पॉलिसी रही है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए रहता है। तो रबिया, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और आप साथ चलना चाहेंगी, मतलब जब आपने कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ करना अगलों ने है, तो आप साथ ही चलेंगी ना। क्या आपने करना है?
शहबाज शरीफ साहब की तो अहमियत ये है ना कि नवाज शरीफ की अहमियत ये है कि या किसी की अहमियत ये है कि आप मेरा वजन उठा सकें। प्रॉब्लम ये है कि ये कोई भी किसी तरीके से भी कोई पीटीआई के मुकाबले के ऊपर, इमरान खान की पॉलिटिक्स के मुकाबले के ऊपर क्या मदद कर पा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की या द पावर्स टू बी की। अगर उनका कोई फायदा ही नहीं है तो मतलब एक वक्त आएगा ना वो थक जाएंगे। इस वक्त तक तो ठीक है। मुझे भी यही लग रहा है और मैं आपसी बात से एग्री हूँ कि शहबाज शरीफ ठीक है, एक ताबेदार प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक जो पार्लियामेंट है वो भी एक आपने बना ली और एक लेजिटिमेसी तो इसको कोई मान नहीं रहा, लेकिन चलो एक झूठा सच्चा एक चल रहा है काम। लेकिन अल्टीमेटली देखे ना, वजन जब बढ़ जाएगा तो फिर ये देखना है। बट अगले 3 4 5 महीने तो ये सेटअप मुझे ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। कोई लॉजिक नजर नहीं आता है सेटअप में कुछ चेंज कर। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो ये सब मानते हैं कि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इस गवर्नमेंट के अंदर हमें नज़र आई है। आपने खुद अभी जिक्र किया कि इंटरनेशनली जो डिप्लोमेसी रही है उसमें कामयाबी नज़र आई है। इमरान खान हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ। तो और क्या जो है वो चाहिए। ऐसा एक जाविये से तो देखे तो ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट वन पेज है, सब कुछ जो है वो बेस्ट चल रहा है। नहीं, यही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त जो तासुर भी है वो यही है ना कि जी हमने सारी चीजें ठीक कर ली हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ये जो शहबाज शरीफ वाली साइड है या जरदारी साहब वाली साइड है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन, सवाए इसके कि उन्होंने ताबेदारी से हर चीज मानी है, उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तो अगर सारा काम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही करना है तो शहबाज शरीफ के बजाय आपको वज़ीर आज़म बना दें, वो किसी एबीसी को बना दें। तो सवाल तो ये है ना कि अल्टीमेटली वो भी तो कुछ चाहते होंगे ना कि ये भी तो कुछ डिलीवर करें। अच्छा ये बताइए, ये राना सनाउल्लाह को मैं सुन रही थी, ये तो काफी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा एक शो में कि कानून साजी रोज तो नहीं होती, जब टाइम आएगा तो ये हमारे साथ ही होंगे कानून साजी में। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको अपनी जमात पे इतना यकीन है या हालात पे इतना यकीन है, तो उन्होंने कहा दोनों ही जो है हमें इस बात पर यकीन है। तो पीएमएलएन तो कॉन्फिडेंट ही है कि पीपीपी कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, वो बात तो सही है ना, वो तो सही है। राना सनाउल्लाह ने तो रियलिस्टिक बात की है ना। ये तो वॉकआउट वगैरह कर लें, चलें छोटा मोटा जो दिखाना है कर लें, लेकिन अल्टीमेटली कौन सा उनके फैसले कौन सा उन्होंने करने हैं। जब लेजिस्लेशन की बारी आएगी और हमें जरूरत होगी तो हम देखेंगे कि वो लेजिस्लेशन से बाहर कैसे जो है वो निकलते हैं। राना साहब तो यही बात कर रहे हैं, विच आई बिलीव इज ऑब्वियसली लॉजिकल भी है और वो बात भी सही कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने डिसीजन मेकिंग में कोई इतनी आजाद तो नहीं है ना कि वो फैसले जो है वो खुद कर सके। अच्छा, ये आपने बात की कि सिंध और पंजाब में जाहिर है एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये थी कि ना आप इस तरफ देखें ना हम उस तरफ जो है वो देखेंगे, लेकिन अब क्या एकदम से ख्वाहिश नजर आई है कि पंजाब में, खासतौर पर जुनूबी पंजाब में जो है वो एक स्पेस बनाना चाहते हैं बिलावल? क्या एकदम से जो है वो ये इसमें वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनकी एकदम से एक्टिव ख्वाहिश हो गई है? क्या मामला क्या है? नहीं, एकदम से नहीं है। ये 2013 में भी जरदारी साहब का जो इलेक्शन प्लान था वो यही था कि हम ये बाकी मुल्क छोड़े, हम सिर्फ कोशिश करें कि 10-12 सीटें जो हैं हमारी वो हम जनूबी पंजाब में अपनी जो है उनमें इजाफा कर लें। और ये पंजाब के जनूबी इलाकों में पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं तो उनकी 3-4 सीटें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अहमद महमूद साहब के 2 बेटे हैं वो इलेक्ट होते हैं, तो ये 6 सीटें तो हमारी हैं। तो हम किसी तरीके से इनको 8-10 सीटों में और इजाफा कर लें तो फिर बिलावल जो है वो कैंडिडेट बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के। तो ये 2013 में भी उनकी प्लानिंग थी लेकिन वो नाकाम हो गई। और अब फिर ये सोच पीपल्स पार्टी में यही है कि हम किसी तरीके से यहाँ पे अपनी अगर एक्सपेंड कर लें तो सिंध में, इंटीरियर सिंध को तो हम कर ही लेंगे और कराची को भी कर लेंगे, तो इधर से हम 8-10 सीटें अगर बढ़ा लें तो फिर हम कैंडिडेट बनते हैं वजीर आजम के। लेकिन फ्रेंकली ये बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी का तो इस वक्त नाम लेना ही पंजाब में अपनी वोट को माइनस करने के मुतरादिफ है। और कोई यहाँ पे कोई इस वक्त हालात नहीं, वैसे तो दोनों पार्टियों के हालात बड़े पतले हैं, बट पीपल्स पार्टी के हालात ऑब्वियसली ज्यादा। ठीक है फवाद, हमारे साथ ही रहिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। फवाद, कैन यू हियर मी? आप मेरे साथ हैं? जी जी जी। फवाद ये बताएगा, अब जो हालात है प्रेजेंट की बात करते हैं, मरियम से मुतालबा किया जा रहा है कि वो माफी मांगे और मरियम कह रही है मैं माफी नहीं मांगूंगी। एक और भी शख्सियत है हमारे यहाँ, खान साहब, जिनसे माफी का जो है मुतालबा किया जाता है, वो कहते हैं माफी नहीं मांगूंगा। तो
तो क्या मरियम को देखते हुए, उनकी सियासत को देखते हुए, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए आपको क्या लगता है आखिर मामला माफी पे आ जाएगा या नहीं? देखिए ये तो ऐसे ही है, मेरा नहीं ख्याल को इतनी कोई सीरियस बात है कि मरियम नवाज माफी मांगे या वो करें। ये तो एक काइंड ऑफ एक ऐसे ही आप समझिए कि पॉलिटिक्स में फुलझड़ियां हैं ना जो छूट रही हैं। मसलन इसमें क्या मरियम नवाज किस बात में माफी मांगे? पानी के ऊपर जो आपका चल रहा है, जो एक झगड़ा है वो मौजूद ही है। हाँ। आपका जो बाकी मरियम नवाज कितनी पंजाब की बात, मसलन जो पंजाबी मजदूर बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं, कब मरियम नवाज ने जाके उनको पूछा कि आप की फैमिलीज को पूछा या क्या किया? सो ये तो पॉलिटिक्स है ना, और चीप पॉलिटिक्स है जो वो भी कर रही हैं, और सिंध में भी वैसे ही चीप पॉलिटिक्स है। वरना तो जाहिर है कि इस वक्त बाकी इश्यूज के ऊपर क्या, उनकी आइन के ऊपर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुडिशरी को सबड्यू उन्होंने कर दिया। तो दोनों पार्टीज की कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स तो है नहीं कि जिसके ऊपर आप स्टैंड तो लेते हैं ना कि आपकी कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हो, आपको एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, आपकी एक आपकी कोई एक आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर आप खड़े हैं। ना मरियम नवाज का कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ना बिलावल का ऐसा प्रॉब्लम है, ना सरदारी साहब का प्रॉब्लम है, ना शरीफ का प्रॉब्लम है। तो क्यों वो इस तरह की कोई जगह, उनका एक प्रॉब्लम तो फ्रैंकली मैं पर्सनली तो हैरान ही होता हूँ कि इनके पास इतने पैसे हैं कि प्रोटोकॉल तो वो अपने पैसों से ही आगे गाड़ियां बढ़ियां लगवा लें और उसी में रहें। तो बंदा पॉलिटिक्स क्यों करता है? अपनी कोई आइडियाज होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज the kick in politics is basically this। लेकिन somehow I don't know इनका क्या है, पैसे और भी बड़े इन्होंने बना लिए, कितने और बनाने हैं? अच्छा, ये सियासी महाजराई जो जारी है, इसमें पीटीआई ने भी अपना जो है वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा मामला है कि असद कैसर साहब कहते हैं कि अदम एतमाद जो है अगर लाना है तो हम आप साथ दें, हम अदम एतमाद जो है वो ला सकते हैं। फिर कुछ सलमान अकरम राजा साहब ने भी कुछ इसी किस्म की जो है वो बात की। क्या आपको पीटीआई का मौकिफ क्या लग रहा है? नहीं, वो तो असद कैसर साहब ने तो एक्चुअली आफ्टर ऑल वो पॉलिटिशियन तो हैं और उन्होंने एक शार्प बात की है। बेसिकली तो वो चाहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी ज्यादा खराब हो इसमें और ज्यादा वो उनके ऊपर जो है वो बोझ आए। तो उन्होंने यही किया कि जी अगर आप में वाकई संजीदा है तो आप नो कॉन्फिडेंस दे दें, हम आपको वोट दे देंगे साथ। तो पीपल्स पार्टी को अब जाहिर है पीपल्स पार्टी ने कहा नो कॉन्फिडेंस लाना है, इतनी कहाँ आगे बढ़ना है। सो बेसिकली तो वो पीपल्स पार्टी को जो है वो आप समझे कि कोने पे लगा रहे हैं, जो लोगों के सामने पहले ही एक्सपोज है। किसको उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इस नहज पे जाएगी? तो ये बताएं कि पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है आपके ख्याल में अब ये मौका देखते हुए पीटीआई की पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए? नूरा कुश्ती के ताने तंज जो है वो करते रहें या मौके का फायदा उठाकर इंगेज करें पीपल्स पार्टी को? देखिए, इमरान खान नहीं करेंगे ना। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज नहीं कर रहे तो आप पीपल्स पार्टी को कैसे करेंगे? सो वो तो एक्चुअली इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है वो निगेशन ऑफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ऊपर है। सो ही डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ एक जेस्चर जिसमें वो लगे कि वो इन दोनों पार्टीज के साथ करीब हो रहे हैं या वो इन पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे या कुछ कर लेंगे। अल्टीमेटली वो इन दोनों पार्टीज के साथ फासले पे ही रहेंगे और उनको ये एहसास है कि ये दोनों पार्टीज बहुत अनपॉपुलर हैं और इनके साथ जाना जो है वो तो मेरी मकबूलियत को एक थ्रेट है। सो इमरान खान इन पार्टीज के साथ जाएंगे नहीं फ्रेंकली, और इसी वजह से ही ये जो स्टेटस को है इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इन दोनों पार्टीज को इसलिए साथ रख के बैठी हुई है ना कि ये पीटीआई की तरफ वो नहीं जाना चाहते और ये दोनों पार्टीज जो है उनकी मजबूरी है कि इमरान खान इनके करीब जो है वो नहीं आएंगे। सो ये काइंड ऑफ आई वुड से कि एक अनफॉर्चुनेट बैलेंस है जो क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की अवाम के तो खिलाफ है लेकिन बहरहाल मौजूदा हुक्मरान तबके को इसका फायदा हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा पीटीआई की पॉलिटिक्स पे अगर बात कर लें, जो आपसी इनकी लड़ाइयां जो है वो जारी हैं, ये आपको इसकी सबसे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है और ये किस करवट बैठेगी? खासतौर पर जिस तरह के बयानात अली अमीन गंडापुर ने इस दफा दिए, खुल्लम खुला जो है वो उन्होंने इल्जामात लगाए अलीमा खान साहिबा पे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है जब अपने भाई से मिलती हैं तो वो कहती हैं कि ये जो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसकी बड़ी मजम्मत की है खान साहब ने। तो ये अगर मजम्मत की है तो अली अमीन ही हैं जो इल्जामात लगा रहे हैं, उनको तो
झाड़ सकते हैं ना खान साहब के, भाई आप मेरी बहन है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं नजर आ रहा। तो आखिर मामला है क्या, कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या चल क्या रहा है? देखिए ना, सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि देखिए जो पीटीआई की इस वक्त हैसियत है वो पीपल्स पार्टी और नून से मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो दो पटड़ियों के ऊपर है, जिसमें एक इमरान खान है और एक एस्टेब्लिशमेंट है। पीटीआई के ऊपर तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में एक ही तो कंसेंसस हुआ है, और वो ये है कि पीटीआई की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा उन्होंने, इमरान खान ने भी पीटीआई के ऊपर एक बुजदार फार्मूला इम्प्लीमेंट किया, जिसमें उन्होंने वो सारे लोग चुन चुन के लगाए जिनके बारे में लगाने से पहले ही यकीन था कि वो नाकाम होंगे एंड दे आर नॉट वर्थ इट, कोई इन ऑफिस के अहल नहीं। और उसके नतीजे में जो सारी पॉलिटिकल पावर है वो तो इमरान खान ही के इर्द गिर्द है। लिहाजा जब इमरान खान के इर्द गिर्द है तो फिर उनकी फैमिली मैटर करेगी, पार्टी के लोग मैटर नहीं करते। सो लोग जब जुड़ेंगे वो अलीमा खान के साथ जुड़ेंगे, आइडियली तो इमरान खान के बेटों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में नहीं आते, वो बात नहीं करते, तो फिर अलीमा खान के साथ लोग जुड़ेंगे। हमारी हिंदुस्तान में एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक आप समझिए कि ये एक फैमिली के साथ एफिलिएशंस हैं और लोगों के एक सिस्टम है हमारा जिसमें लोग फैमिली के साथ जाते हैं। ये लोग तो इमरान खान के बाद अगर किसी की बात सुनेंगे तो उनकी बहनों की सुनेंगे या बेटों की सुनेंगे, और तो किसी की जो है वो कोई हैसियत नहीं है। अली अमीन ने, आई थिंक, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उन पे बात करना, तनकीद करना मुश्किल हो जाता है, बट सच्ची बात यह है कि उन्होंने, जिसने भी उनको ये वीडियो देने का मशवरा दिया उसने बड़ी दुश्मनी की, और अली अमीन ने अपनी पॉलिटिक्स को बहुत तबाह किया है। पहले भी बहुत खराब किया अपनी पॉलिटिक्स को, और अब तो बहुत तबाह किया। तो कोई ऐसी मजबूरी होगी जो इतनी बड़ी वीडियो जो है वो उन्होंने जारी कर दी और इस किस्म के बयानात दे दिए? सिर्फ मशवरे देने वाले तो नहीं, उनकी अपनी भी कोई नाराजगियां तो होंगी ना, तभी जो है वो इस किस्म के बयानात उन्होंने दिए। वरना जो है खान साहब से भी उनकी मुलाकात होती रहती है, उनकी बहन के बारे में इस किस्म के बयानात देना इतना आसान तो नहीं है। नाराजगियां तो खैर अलीमा बीबी जो हैं वो काफी खुद कफील हैं लोगों को नाराज करने में। एक्चुअली अलीमा बीबी और बुशरा दोनों का जो है वो ये प्रॉब्लम है कि दे ह्यूमिलिएट पीपल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और सारे लोग तो जाहिर है, अली अमीन तो यकीनन उनमें नहीं है जो कि इस चीज को इस तरह से ले लें। वो सलमान राजा तो नहीं है। वो उन्होंने जो पब्लिकली अगर आप उनके बारे में बात करेंगी तो ही विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू दैट। लोग अपनी बेइज्जतियां कराने तो पॉलिटिक्स में नहीं आते, और स्पेशली अपना अलीमा बीबी या बुशरा बीबी, जिनकी जाहिर है कि वो तो उनकी पॉलिटिक्स तो नहीं है ना, इमरान खान की पॉलिटिक्स है। इमरान खान तो कभी ऐसे नहीं करते। बेसिकली ये एक, आई वुड से कि एक जो एक उनकी जो एक इनटॉलरेंस है, हाँ, उसकी वजह से लोग जो हैं वो ये नाराज हुए हैं। अदरवाइज तो कोई ऐसी उनमें, वो इमरान खान के तो वो साथ हैं, इसमें तो खुद हो रहा है। इमरान खान की तरफ से ऑपोजिशन लीडर्स असेंबली, नेशनल असेंबली में, सेनेट में महमूद अशरफजई और अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम देना आपके ख्याल में कैसा मूव है? क्या ये मूव का क्या मतलब है? मूव का मतलब है पीटीआई में कोई इस काबिल नहीं है, और आप भी एग्री करेंगे इमरान खान के साथ कि वाकई ही पीपल्स पीटीआई में कोई इस काबिल नहीं था कि उसको आप ये ओहदे जो हैं वो दे देते। लिहाजा इमरान खान ने ये, मतलब पर्सनली इफ यू आस्क मी, तो मुझे तो बड़ी इस पे तकलीफ है कि एक कौम परस्त पॉलिटिशियन और एक फिरका वराना पॉलिटिशियन जो हैं, जिनका जाती तौर पे तो मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन देखिए उनकी सियासत जो पाकिस्तान के हक में तो नहीं है इस तरह की कि आप इतनी बड़ी जो वफाकी जमात है उसकी रिप्रेजेंटेशन एक फिरका वराना या एक कौम परस्त रहनुमा के पास चली जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के पास चॉइस ही नहीं थी। जब एस्टेब्लिशमेंट ने सारी पार्टी ही खत्म कर दी, ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दी, तो पीछे जो लोग बचे हैं, देखिए ना, शिबली फराज और जो उमर अयूब हैं, अगर इमरान खान इंतजार करना चाहते उनका तो उनके लीगल आउटकम का इंतजार कर लेते। लेकिन इशू ये है कि वो उन्होंने इतना मायूस किया है इमरान खान को, पीटीआई को, कि उन्होंने ये मौका देखा और कहा कि इनसे तो जान छुड़ाओ। तो इसलिए अब वो इनसे जान छुड़ाने के लिए इन दोनों को लगा दिया गया है। जो खान साहब की तवक्को ये है कि एटलीस्ट
पार्लियामेंट में तो इनकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगी ना, और होगी, बेहतर होगी। जाहिर है ये लोग पीटीआई की जो मौजूदा लोग हैं उनसे तो बहुत बेहतर। आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं फवाद के पार्टी में अब कोई ऐसा इस काबिल नहीं है जो खान साहब की पार्टी को आगे चला सके, उसका बोझ उठा सके। उसमें फैमिली है, वही बाअसर है इस वक्त, लोग उन्हीं को सुनना चाहते हैं, चाहे अलीमा खान साहिबा हो जाए, चाहे उनके बेटे हो जाए। लेकिन आपने जैसे अभी कहा कि इमरान खान अपने आप को कोसों मील जो है वो दूर रखना चाहते हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से, और इसीलिए वो कभी इस मौके का फायदा उठाकर पीपल्स पार्टी को एंगेज भी नहीं करेंगे। इसी तरह वो कोसों मील खुद को मौरूसी सियासत से भी दूर रखना चाहते हैं। तो फिर आप वो खुद ही इस चीज के अगेंस्ट है, तो फिर आप कैसे ये बात जो है वो कह रहे हैं कि अलीमा खान या उनके बेटे जो हैं वो सामने आए? ये मौरूसी सियासत तो नहीं ना। बाप हॉस्पिटल में है तो क्या आप बेटे के घर पे बैठ जाएंगे? आपने रिलीज, इमरान खान को रिलीज कराना तो फैमिली नहीं कराना है ना। ये तो उन्हीं नहीं जो है वो इसको आगे लेके बढ़ना है। वो वज़ीर आज़म तो नहीं ना लग रहे उनके बेटे या अलीमा बीबी। तो मौरूसी सियासत तो वो ना कि जब वो सियासत में आए। आई थिंक रिलीज कराना इमरान खान को तो उनकी फैमिली ही की अब जिम्मेदारी है, वो ही करा सकते हैं, बाहर के बंदे नहीं करा सकते ना ही, क्योंकि लोग ही नहीं जुड़ते उनके साथ। अब आप देख लिए ना अली अमीन की क्या इस वक्त केपी में पॉपुलैरिटी है, क्या पोजीशन है। बाकी आपका क्या ख्याल है, सलमान राजा या गौहर या हमारे दोस्त आमिर डोगर के साथ लोग आ जाएंगे? देखे ना, ये तो कैपेसिटी भी तो देखनी है ना आपने लोगों की। इन लोगों की कोई कैपेसिटी नहीं है। जो उनकी कैपेसिटी थी, हाँ शाह महमूद कुरैशी निकलते हैं तो देखते हैं, सुन रहे हैं अगले 15 दिन में शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाएंगे। अगर वो बाहर आते हैं तो फिर पीटीआई की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चेंज आएगी, या उनको निकलती गद्दार डिक्लेयर कर देंगे उमर अयूब साहब? तो वो तो फिर क्या लग रहा है आपको वैसे? पीटीआई ने अब तक तो यही रिकॉर्ड है कि जो भी बाहर आया वो गद्दार डिक्लेयर हो गया। अब देखते हैं। तो ये एहतजाजी सियासत में आपको कोई अभी फिलहाल जो है वो कोई स्पार्क जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी तो यूज कर ली है पीटीआई ने, लेकिन कोई भी एहतजाज इस कदर कामयाब नहीं नजर आया कि कुछ उसका असर हो सके या उसको एक तहरीक में जो है वो तब्दील किया जा सके। तो अब भी जो एहतजाज या जो तहरीक अनाउंस होती है या क्या, उससे कोई उम्मीद जो है वो नहीं लगानी चाहिए? नहीं, एहतजाज के लिए जो एक ग्राउंड वर्क होना चाहिए, जो तंजीम होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं है ना। जहां पे भी दुनिया में, मिसाल के तौर के ऊपर आप बांग्लादेश में एहतजाज हुआ है, बट आप देखिए ना बांग्लादेश में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत मजबूत है, और वो उसकी जो है वो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है उसकी। यानी 1945-46 से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हैं। सो पाकिस्तान में तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो भी जहमत नहीं की है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए नहीं इस डर से कि जी वो हम लोकल टिकट्स जो हैं वो फिर वो देंगे। सो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिएट नहीं की है, कैसे आप जो है वो करेंगे? पॉलिटिक्स आप करने को तैयार नहीं है, एंगेजमेंट आप करने को तैयार नहीं है। सो एक मौजे के ऊपर ही बैठे हुए हैं। सच्ची बात यह है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ये मौजे पे बैठी हुई है कि कुछ हो जाए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाए, और इमरान खान इस मौजे के ऊपर बैठे हुए हैं कि खुद ही इनकलाब आ जाएगा तो फिर जो है वो सब ठीक हो जाएगा। तो आप ये तो फिर मौजों की बातें हैं, मेरी और आपसे तो आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज गजा जंग के 2 साल मुकम्मल होने का दिन है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1139 इजरायली मारे गए थे और तकरीबन 200 अफराद को यरगमाल बना लिया गया था। तब से अब तक इजरायली अफवाज ने गजा में कम अज कम 67,000 फलस्तीनियों को शहीद और 1,69,000 को जख्मी किया है। इस जंग को अक़वाम मुत्तहिदा की एक तहकीकाती कमेटी, आलमी माहिरीन खुशी और मुतअद्दिद इंसानी हुकूक तंजीमों बशमूल इजरायली गैर सरकारी तंजीमों ने नस्ल कुशी करार दिया है। अल जजीरा के ज़राए के मुताबिक पीर के रोज मुज़ाकरात के दौरान भी इजरायली हमलों में गजा भर में कम अज कम 10 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 2 वो भी शामिल थे जो इंसानी इमदाद के हुसूल की कोशिश कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पीर की रात न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमास के हमले के 2 साल की तकमील को तस्लीम किया। गुतेरेस ने यह भी कहा कि ट्रंप की जानिब से पेश किया गया ताज़ा मुजवज़ा मंसूबा एक ऐसा मौका है जिससे इस अलमनाक तनाज़े के खात्मे के लिए ज़ाया नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि एक मुस्तकिल जंग बंदी और एक काबिल एतबार सियासी अमल मजीद खूनरेजी को रोकने और अमन की राह हमवार करने के लिए ज़रूरी है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उम्मीद है मुआहिदा जल्द होगा। तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया है। हम मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुर्किया, यूएई और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को यरगमालियों की डील के बारे में मनफी रवैया इख्तियार करने से बाज रहना चाहिए। इसके अलावा हमास तुर्किया के सदर अर्दोआन का एहतराम करती है। सदर अर्दोआन गजा में अमन के लिए असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इजरायलियों की लाशें जमा करना भी शुरू कर दी हैं। जिंदा यरगमालियों की हवालगी एक मरहले में होगी। हमास को कतर के जरिए अमरीका की जमानतें हासिल हुई। जमानतों में गजा से इजरायली फौज का मुस्तकिल इनखला शामिल है। अरब मीडिया ने मजीद ये भी बताया कि हमास ने सालिसों को लाशों और यरगमालियों की फहरिस्त भी फराहम कर दी है। हमास ने फलस्तीनी और मिस्री कमेटी को हथियार देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मिस्र के जरिए मखसूस इलाकों में फिजाई बमबारी रोकने की दरख्वास्त भी की गई है। अल जजीरा और दीगर मीडिया जराए के मुताबिक मिस्र में इजराइल और हमास के दरमियान दोबारा शुरू होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात के पहले दिन का इख्तिताम मुस्बत अंदाज में हुआ, जिससे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे के तहत गजा की जंग खत्म करने के मुमकिना मुआहदे की उम्मीद पैदा हुई है। अल जजीरा अरबी ने बताया कि बहरिया अहमर के सियाहती शहर शर्म शेख में पीर के रोज होने वाली मुलाकात मुस्बत रही और इसमें मौजूदा दौर के मुज़ाकरात के जारी रहने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया। अल जजीरा अरबी के मुताबिक हमास के वफ्द ने सालिसों को बताया कि इजराइल की जानिब से गजा पर जारी बमबारी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट है। हमास के वफ्द में खलील हया और जाहिर जबारीन शामिल थे। ये दोनों वो मुज़ाकरात कार है जो गुज़िश्ता माह दोहा के वस्त में इजरायली कातलाना हमले में बच गए थे, जिसमें 5 अफराद मारे गए थे। मिस्र के रियासती मीडिया अल काहिरा न्यूज के मुताबिक पहले दिन के मुज़ाकरात में कैदियों और यरगमालियों के तबादले, जंगबंदी और गजा में इंसानी इमदाद की फरहमी पर बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी कहा कि सदर ट्रंप इजरायली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों के जल्द तबादले के लिए दबाव डाल रहे हैं ताकि इनके अमन मंसूबे के दीगर हिस्सों पर अमल दरामद के लिए रफ्तार पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि टेक्निकल टीमें इस वक्त इस बात पर भी काम कर रही हैं कि यरगमालियों की रिहाई के लिए हालात मुकम्मल तौर पर साजगार हों। मजीद बताया कि टीमें इजरायली यरगमालियों और सियासी कैदियों की फहरिस्तों का जायजा ले रही हैं। इस वक्त ट्रंप ने पीर की दोपहर व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में हमारे पास मुआहिदा करने का वाकई अच्छा मौका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनकी अपनी सुर्ख लकीरें अब भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमास इन चीजों पर मुत्तफिक हो रही है जो बहुत अहम है। अल जजीरा की नामा निगार ने वाशिंगटन डीसी से रिपोर्ट करते हुए कहा कि ट्रंप ने मुज़ाकरात की तफसीलात नहीं बताई सिवाय इसके कि इनकी मजमूई राय मुस्बत है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने अरब तुर्क मुश्तरका हिमायत की तारीफ की जिसने हमास को मुज़ाकरात की मेज पर बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने इजरायली अवाम की तारीफ की और अपने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की भी तारीफ की जो अमरीकी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर जो एक रियल स्टेट डेवलपर हैं, उनकी भी अमरीकी वफ्द का वो भी एक हिस्सा हैं। दूसरी जानिब मिस्र के अल काहिरा न्यूज ने इस बात की तस्दीक भी की है कि मुज़ाकरात जो हैं वो मंगल को भी जारी रहेंगे। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।